नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के सेशन के माध्यम से हम जानने वाले हैं कक्षा 6 गणित अभ्यास प्रश्न 5A। दोस्तों, इस एक्सरसाइज को हम डिटेल में समझेंगे। साथ ही साथ अगर आप हमारे पुराने विद्यार्थी हैं तो आप जानते होंगे इस चैनल के माध्यम से आप सभी को NCERT मैथ सोल्यूशन प्रोवाइड कराया जाता है। लेकिन अगर आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ और हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी को 3 पेंसिल देते हैं। यदि कक्षा में शिक्षार्थियों की कुल संख्या x हो तो बताइए कि शिक्षक शिक्षार्थियों को कुल कितनी पेंसिलें देते हैं। इस प्रश्न को सबसे पहले आप मौखिक समझने का प्रयास करें। मौखिक क्या होता है? बोलचाल की भाषा में, है ना। मान लीजिए आपके टीचर एक विद्यार्थी को 3 पेंसिलें देते हैं। ठीक है, आपके जो अध्यापक हैं वो एक विद्यार्थी को 3 पेंसिलें देते हैं। ठीक उसी तरीके से 5 विद्यार्थियों को कुल कितनी पेंसिलें देंगे? यदि कक्षा में 5 विद्यार्थी हैं तो कुल कितनी पेंसिलें देंगे? तो 5 3 15। आपने क्या किया? गुणा किया ना। ठीक वही प्रोसेस से आपको पहला दूसरा प्रश्न करना है ना। चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न क्या कह रहा है, शिक्षक जो है प्रत्येक शिक्षार्थी को 3 पेंसिलें देते हैं। तो प्रत्येक शिक्षार्थी यानी कि प्रत्येक विद्यार्थी भी आप लिख सकते हो। तो प्रत्येक विद्यार्थी को मिली पेंसिलें कितनी मिलती हैं? 3 पेंसिल मिलती हैं प्रत्येक विद्यार्थी को। यदि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या x है तब कुल कितनी पेंसिलें बांटी जाती हैं। आप इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें तभी कर पाएंगे। ये क्वेश्चन क्या रहा है? क्वेश्चन कह रहा है यदि प्रत्येक विद्यार्थी को 3 पेंसिलें दी जाती हैं, यानी एक बच्चे को 3 पेंसिल दी जाती हैं और कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या x है, तब कुल कितनी पेंसिलें बांटी जाती हैं। कुल बांटी गई पेंसिलों की संख्या आपको निकालनी है। पेंसिलों की संख्या आपको निकालनी है। देखिए, क्वेश्चन में आपको बार बार समझाने का प्रयास कर रहा हूं और अगर आप समझने का प्रयास कर रहे हैं तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है यदि प्रत्येक विद्यार्थी को 3 पेंसिल दी जाती हैं और कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या x है ना। अभी मैंने आपको मौखिक क्वेश्चन बताया था कि अगर आपके अध्यापक एक बच्चे को 3 पेंसिल देते हैं तो 5 विद्यार्थियों को कुल कितनी पेंसिलें देंगे। तो 3 और 5 की आपने गुणा की थी तो आपका उत्तर आ गया था 3 5 15। ठीक वही प्रोसेस यहाँ पर होगा। यदि एक विद्यार्थी को 3 पेंसिल मिलती हैं और कक्षा में x विद्यार्थी हैं तो इनकी गुणा कर ले तो हमारा उत्तर आ जाएगा 3x और यही हो जाएगा पेंसिलें। 3x पेंसिलें बांटी जाती हैं पूरी कक्षा में क्योंकि x विद्यार्थी हैं और प्रत्येक बच्चे को 3 पेंसिलें दी जाती हैं। तो 3x इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन सेम प्रोसेस पर होगा, सेम पैटर्न है। क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए वो भी पढ़ लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक सर्वेक्षण के अनुसार हमारे देश में प्रति मिनट डायरिया से लगभग 41 बच्चे मरते हैं। तो बताइए x मिनट में कुल कितने बच्चे डायरिया से मरते हैं। ये सेम पैटर्न पर क्वेश्चन है। ठीक है, अभी जिस तरह का हमने क्वेश्चन किया यहाँ पर क्या दिया गया है, डायरिया से मरने वाले बच्चों की संख्या प्रति मिनट डायरिया से मरने वाले बच्चों की संख्या कितनी दी गई है? 41 दी गई। यदि 1 मिनट में 41 बच्चे डायरिया से मरते हैं तो x मिनट में डायरिया से मरने वाले बच्चों की संख्या आपको निकालनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन सेम पैटर्न पर है, पहले क्वेश्चन के ही अनुसार होगा। ये कह रहा है यदि 1 मिनट में 41 बच्चे डायरिया से मरते हैं तो x मिनट में डायरिया से मरने वाले बच्चों की संख्या निकालनी है। तो आपको 41 और x की गुणा कर देनी है और यही आपका उत्तर आ जाएगा। 41x बच्चे मरते हैं प्रति मिनट डायरिया से।
देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, प्रति मिनट डायरिया से मरने वाले बच्चों की संख्या 41 दी गई है। तो x मिनट में डायरिया से कितने बच्चे मरेंगे, तो 41 और x की गुणा कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 41x। अगर आपको बीज गणितीय गुणा नहीं आती है तो ये भी एक कठिनाई का सवाल है, क्वेश्चन है, क्योंकि आपको बेसिक चीज़ें नहीं आ रही। चलिए यहाँ पर मैं आपको गुणा बता दे रहा हूँ ताकि आपको आगे दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर हम 2 और a की गुणा करें तो उत्तर कितना आएगा। देखिए अचर और चर की गुणा करेंगे तो इस तरह से हमारा 2a होगा, और अगर हम 2 + a करें तो यहाँ पर 2a होगा। आप ये सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। 2 + a करेंगे तो उत्तर हमारा 2 + a ही रहेगा। क्लियर है ना, जोड़ने पर उसी पैटर्न में लिख देते हैं, जबकि गुणा करने पर उसे हम एक साथ लिख देते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से गुणा और इस तरह से जोड़ होता है। जबकि घटाने में 2 - a करेंगे तब भी हम 2 - a ही इसे लिखेंगे, ना कि 2a लिखेंगे। क्लियर है ना, इस तरह से नहीं लिखेंगे। घटाएंगे तब इस तरह से लिखेंगे, जोड़ेंगे तब इस तरह से लिखेंगे, गुणा करेंगे तब हम इस तरह से लिखेंगे। क्लियर है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, आपको रिक्त स्थान यहाँ पर भरने हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, अपनी उत्तर पुस्तिका पर रिक्त स्थानों में संख्याओं की जगह कोई बीज लिखिए और बताइए उसका प्रयोग करके कि किस संख्या के लिए वो लिया गया है बीज गणितीय अक्षर, है ना। चलिए इस क्वेश्चन को भी डिटेल में हम करते हैं। अच्छा है प्रश्न, क्या कह रहा है यहाँ पर। पहला दिया गया है 12 + 5 = 17 दिया गया है। ये क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर ब्रैकेट है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 17 दिया गया है। यहाँ पर क्या होगा, तो हमने मान लिया ए से लेकर आप कोई जेड तक कोई भी अक्षर यहाँ पर लिख सकते हो। तो हमने मान लिया यहाँ पर x होगा वो अक्षर। अब हम x और 5, यहाँ पर x + 5 = 17 दिया गया है। अब इस समीकरण को हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर प्लस का 5 है, पक्षांतर करेंगे तो काहे का हो जाएगा 17 - 5, यानी कि x = 17 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा 12। तो x की वैल्यू कितनी आई 12, यही आपको निकालना था। पक्षांतर करने के अगर आपको नियम नहीं आते तो ये भी कठिनाई का सवाल है। पक्षांतर करने के नियम मैंने कुछ दिन पहले बेसिक क्लास में बताया था। देखिए अगर कोई संख्या इधर प्लस की है तो पक्षांतर करने पर माइनस की हो जाती है, ये आपको याद रखना है। इधर माइनस की है तो पक्षांतर करने पर प्लस हो जाती है। इधर भाग में है तो पक्षांतर करने पर वो गुणे में जाती है, और इधर अगर गुणे में है तो पक्षांतर करने पर वो भाग में जाती है। ये बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर 5 जो था वो प्लस में 5 था, यानी कि प्लस का 5 दिया गया था। हमने पक्षांतर किया तो अभी हमने बताया प्लस का पक्षांतर इधर करने पर माइनस का हो जाता है। तो 17 में से हमने 5 को घटाया, ना कि जोड़ा, क्योंकि वो प्लस में ऑलरेडी था। यहाँ पर प्लस है तो पक्षांतर करने पर माइनस में हो जाएगा। तो हमने 17 - 5 कर लिया, और जब भी हम 17 में से 5 घटाएंगे तो हमारा उत्तर 12 आएगा। तो x की वैल्यू हमें इस तरह से मिल गई। तो यही हमारा उत्तर आ रहा होगा। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, 40 - 10 = 30, ये दिया गया है। जबकि यहाँ पर 40 दिया गया, यहाँ ब्रैकेट दिया गया, यहाँ पर 30। सेम पैटर्न पर क्वेश्चन करेंगे, वो वही बेस है इसका। तो यहाँ पर मान लिया हमने x होगा। अब 40 - x करेंगे बराबर 30। अभी मैंने बताया था ये x, देखिए ये माइनस का है, पक्षांतर करेंगे तो इधर काहे का हो जाएगा प्लस का। तो 40 ये इधर रहेगा, और इधर जो प्लस का है ये आप देख रहे हो, इधर लाने पर ये माइनस का हो जाएगा। तो ये 30 इधर आएगा तो माइनस का 30 हो जाएगा, और ये x इधर माइनस का है तो उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 40 में से 30 घटाएंगे तो 10 आएगा बराबर x, और यही आपका उत्तर आ रहा होगा, है ना। आप चेक कर सकते हो। तो इस तरह से हमने दूसरा क्वेश्चन भी कवर कर लिया। अब सेम पैटर्न पर तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 × 6 = 24। अब यहाँ पर ब्रैकेट दिया गया है, × 6 = 24। करना क्या है, आपको फिर से यहाँ पर x मान लेना है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे x × 6 है बराबर 24, और अभी हमने बताया था जब भी कोई चीज़ गुणे में होती है और पक्षांतर करते हैं तो वो भाग में चली जाती है, ये देख पा रहे हैं ना। तो x यहाँ पर 6 यहाँ पर गुणे में है x के साथ, पक्षांतर करेंगे तो 24 के भाग में आ जाएगा 6, है ना। ये भाग कर रहा है ना, अभी मैंने बताया गुणे में है तो भाग करेगा। तो ये यहाँ पर गुणे में है 6, भाग में आ जाएगा इधर पक्षांतर करने पर। फिर 6 × 6 = 6 × 24, यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी 4। यही उत्तर आ रहा होगा। और इस तरह से आप चौथा क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, ठीक है। जो ये क्वेश्चन चौथा दिया गया 35 भाग 5 करके, ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, ठीक है। और अब हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, और तीसरा क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है।
चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, रहीम के पास 10 रुपए थे, उसने रजिया को कुछ रुपए दे दिए, है ना, तो उसके पास कुल कितने रुपए बचे। इस संबंध को अक्षर संख्याओं की सहायता से व्यक्त करना है। ये क्वेश्चन दिया गया, आप देख पा रहे होंगे। रहीम के पास 10 रुपए थे, उसने रजिया को कुछ रुपए दे दिए, उसके पास कितने रुपए बचे। ठीक है, यही क्वेश्चन कह रहा है। करते हैं इस क्वेश्चन को। और तीसरा क्वेश्चन कह रहा है रहीम के पास कितने रुपए थे। तो रहीम के पास कुल रुपए कितने थे, तो 10 रुपए थे। रहीम के पास कुल कितने रुपए थे, 10 रुपए थे। उसने कुछ रुपए रजिया को दे दिए, है ना, तो माना रजिया को कितने रुपए दिए, माना रजिया को दिए रुपए। मान लिया हमने रजिया को, उसने x रुपए दिए। अब उसके पास कितने रुपए बचे, यानी कि शेष रुपए आपसे पूछ रहा है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, मान लीजिए अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझने का प्रयास करें। मान लीजिए आपके पास 10 रुपए हैं और आपने 2 रुपए अपनी बहन को दे दिए, तो आपके पास कितने रुपए बचे। अगर आपका उत्तर 8 है तो ये क्वेश्चन आपसे है कि आपने इस प्रोसेस या इसमें किया क्या, गणना आपने क्या की। तो आपने घटाया ना कि 10 रुपए आपके पास थे और आपने 2 रुपए अपनी बहन को दे दिए, 8 रुपए बचे। आपने 10 में से 2 रुपए को घटा दिया। ठीक वही प्रोसेस यहाँ पर करना है कि रहीम के पास 10 रुपए थे, उसने रजिया को कुछ रुपए दिए, तो हमने वो रुपए मान लिया x रुपए उसने दिए, है ना, तो उसके पास कुल कितने रुपए बचे। तो 10 में से अगर हम x को घटा देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो 10 माइनस x रुपए आपका उत्तर आ जाएगा। क्योंकि अभी मैंने बताया था ना, चर और अचर का घटाना कभी घटता नहीं, या जोड़ना कभी जुड़ता नहीं, सिर्फ चिन्ह लग जाता है। तो 10 में से x घटाएंगे तो इस तरह से हमें सिर्फ और सिर्फ लिखना है 10 माइनस x। ठीक है, तो यही उत्तर आ रहा होगा। और अब हम चेक और बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। ठीक है, चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, एक बगीचे में कुछ पेड़ थे। ठीक है, चलिए किताब में आप क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। कह रहा है एक बगीचे में कुछ पेड़ थे, 50 पेड़ और लगा देने पर पेड़ों की संख्या 120 हो गई। इस कथन को अक्षर और संख्या की सहायता से व्यक्त कीजिए। चलिए करते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके हाफ ईयरली या फिर एनुअल एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको करना क्या है, पहला क्वेश्चन दिया गया है, चौथा प्रश्न, एक बगीचे में कुछ पेड़ थे। तो जब भी ऐसा कुछ कहे तो आपको मानना है, वहाँ पर माना एक बगीचे में कुल पेड़, या फिर आप यहाँ पर मान लीजिए माना एक बगीचे में पेड़ बराबर, या पेड़ों की संख्या मान लिया x पेड़ है। ठीक, माना एक बगीचे में पेड़ों की संख्या कितनी है, x पेड़ है, और उसमें 50 पेड़ लगा देने पर पेड़ों की संख्या 120 हो गई। तो यहाँ पर लिखना है प्रश्नानुसार। ठीक, कह रहा है कि एक बगीचे में कुछ पेड़ थे, तो हमने मान लिया वहाँ पर x पेड़ पहले से थे। ठीक, अब कह रहा है कि 50 पेड़ और लगा दिए। मान लीजिए आपके पास 2 रुपए पहले से थे और हमने 3 रुपए दे दिए, तो कितने हो गए, 5। क्या किया आपने, जोड़ा ना। तो यहाँ पर हमने मान लिया बगीचे में कुछ पेड़ पहले से x थे, x पेड़ पहले से थे। अब कह रहा है क्वेश्चन में 50 पेड़ और लगा देने पर, यहाँ पर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, 50 पेड़ और लगा देने पर पेड़ों की संख्या कितनी हो गई, 120। यानी कि x में 50 पेड़, देखिए x पेड़ पहले से थे, 50 पेड़ और लगा दिए तो x + 50 हो गए, और इन दोनों का योग 120 हो गया। यही आपको लिखना था। कह रहा था कि 50 पेड़ और लगा दिए, x पेड़ पहले से थे, तो x में हमने 50 जोड़ा तो 120 पेड़ हो गए। अब कह रहा है इस कथन को अक्षर और संख्या की सहायता से व्यक्त कीजिए। तो अक्षर हमने x ले लिया, संख्या हमने 50 ले ली, दोनों का ऐड किया तो 120 हो गया। यही हमारा उत्तर आ रहा होगा। आप चाहे तो x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर +50 में पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 120 - 50, तो x बराबर 120 में से 50 घटाएंगे तो कितना आएगा, 70। यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई, 70। यानी कि 70 पेड़ पहले से ही बगीचे में होंगे। यही आपको लिखना था। उत्तर तो आपको यही आ रहा होगा। आप चाहें तो यहाँ तक सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो चौथा प्रश्न भी इस तरह से हो गया। पांचवा प्रश्न बस मौखिक करना है, कोई कुछ खास नहीं है। क्या कह रहा है, अक्षर n, देखिए आप क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ लीजिए। अक्षर n और m के प्रत्येक प्रतिरूप को तीलियों से बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए नियम ज्ञात कीजिए। नियम लिखने के लिए एक चर का प्रयोग कीजिए। ठीक, ये क्वेश्चन कह रहा है।
ये n है और m, इसे तीलियों से अगर हम बनाएं, तीलियों से, तो आवश्यक तीलियों की संख्या आपको लिखनी है। अब मान लीजिए आपको अगर n बनाना है तो आप देख पाएंगे कितने तीलियों की, मान लीजिए एक ये हो गई तीली, मान लीजिए, मानने को क्या है, एक तीली ये हो गई, दूसरी तीली ये हो जाएगी और तीसरी तीली ये हो जाएगी। n बन गया ना, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, तो कितनी तीलियों की आवश्यकता पड़ेगी? 3। n बनाने के लिए देखिए पहली तो तीली ये होगी, दूसरी ये होगी, तीसरी फिर ये होगी, यानी कि n बनाने के लिए तीलियों की संख्या कितनी होगी? 3। n आप लिख सकते हो साथ में। m बनाने के लिए तीलियों की संख्या कितनी होगी? देखो एक ये तीली होगी, दूसरी तीली, तीसरी तीली, ये चौथी तीली, तो 4 हो जाएगी। तो यह उत्तर आपका आ रहा होगा। ठीक है, पहली देखो ये तीली होगी, दूसरी ये होगी, तीसरी ये, चौथी ये, है ना। बड़ा बड़ा समझो तो देखो पहली तीली, दूसरी तीली, तीसरी तीली, चौथी तीली, तो 4n इसको लिख दो, बस यही उत्तर आ रहा होगा। तो ये क्लास कैसी लगी आप सभी हमें कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए एसएस लाइफ टाइम।